क्लियर होते चल रहे हैं, ताकि जब आगे फिजिक्स थोड़ी सी एडवांस होगी तो आपको उस समय किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि विमाओं के कौन कौन से दो अनुप्रयोग हम पढ़ चुके हैं, उसको हल्का से रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने जो भी अनुप्रयोग पढ़े ना, वो अनुप्रयोग किस चीज़ से कनेक्टेड थे आपको याद है? विमीय समांगता का नियम सबसे इंपॉर्टेंट वही था, जिसमें आपने सबसे पहले कोई भी समीकरण की जांच करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल v बराबर u प्लस ए टी है, तो आपने कहा कि अगर कोई भी समीकरण सत्य है तो उस समीकरण की सत्यता की जांच जो है हम विमाओं की सहायता से कर सकते हैं। विमीय अनुप्रयोग में ये चीज़ आती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं तो u को अगर आपने ए टी के अंदर जोड़ा है, u को अगर आपने ए टी में जोड़ा है और उससे v निकल करके आया है, इसका मतलब यह है कि तीनों की विमाएं बराबर होंगी। जैसे कि हम 6 मीटर प्लस 4 मीटर करते हैं तो उससे आंसर निकल करके आता है 10 मीटर। तो इन तीनों के अंदर एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए कि भाई तीनों मीटर ही होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी सेंटीमीटर हुआ तो फिर आप उसको नहीं कर सकते, फिर आप उसको ज्वाइन ही नहीं कर सकते, आप उसको जोड़ ही नहीं सकते हो। तो ये चीज़ आप लोगों ने जो है लास्ट क्लास में बढ़िया से पढ़ाई की थी। उसके बाद आपने ये भी समझा था कि अगर अपन सेकंड केस में, जैसे आपने ध्यान दिया था उस बात पे कि अपन सूत्र भी व्युत्पन्न कर सकते हैं। सूत्र व्युत्पन्न करने का मतलब क्या है? यहाँ पर सूत्र व्युत्पन्न करने का मतलब ये है कि जैसे आपको मैं ये बता दूं कि बल दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो द्रव्यमान पर और एक त्वरण पर। तो आप द्रव्यमान की घात x मान लेते थे और त्वरण की घात y मान लेते थे। उसके बाद में आप इसका विमीय सूत्र लिखते थे, इन दोनों का विमीय सूत्र लिखते थे, इनको आपस में बराबर करते थे और वहां से x और y का मान निकल करके आता था। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ वाले केस में x का मान 1 और y का मान 1 निकल के आया था। फिर आपने कहा था कि भाई यहाँ से ये बात समझ में आती है कि f बराबर क्या है? km है। एक कांस्टेंट के बारे में बात हुई थी कि जब भी ये चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो ये आपने सीखा कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित हम किस प्रकार से कर सकते हैं। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, उसके लिए आपको बस ये बताना होगा। क्वेश्चन के अंदर वो बताता है आपको कि कौन सी भौतिक राशि किन किन अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर कर सकती है। अगर इतनी जानकारी वो आपको दे दे तो आप अपने स्वयं विवेक से जो है पूरे मेथड को फॉलो करते हुए चीज़ों को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग ये सीखेंगे कि विमीय विश्लेषण का प्रयोग करके किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में आप किस प्रकार से लेकर के जा सकते हैं। तो आज की हेडिंग रहेगी तीसरा अनुप्रयोग। सभी लोग हेडिंग लगाएं। तीसरा अनुप्रयोग है एक भौतिक राशि को किसी भौतिक राशि को किसी भौतिक राशि को किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में लेकर के जाना। किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में लेकर के जाना, दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। अब ये पता है कैसा है? ये कुछ कुछ वैसा ही है, ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे मैं आपको कहूं कि आपको ऐसे ही मात्रक से सीजीएस मात्रक में जाना है फॉर एग्जांपल। ये उस तरह से चीज़ है कि एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने का मतलब यहाँ पर यही है कि हम इससे जा रहे हैं, हम अपने ऐसे ही मात्रक से अपन किसके अंदर जा रहे हैं? सीजीएस मात्रक के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करें। ये किस तथ्य पर आधारित है वो अपन देखते हैं। ये इस तथ्य पर आधारित है, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक लिखते हैं पहले। इसका लॉजिक ये है कि किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाण है वो मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करता। धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगा, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, फिर हम दो क्वेश्चन करेंगे जिसमें से एक मैं करूंगा और एक आप करोगे। तो ये सीक्वेंस चलेगी, तब जाकर के टॉपिक क्लियर होगा। तो आपको थोड़ा सब्र रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और सुनते रहना है। लॉजिक ये है कि किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाण है वो मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करता। लिखते हैं इस बात को, किसी भौतिक राशि का परिमाण
किसी भौतिक राशि का परिमाण मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करता। अब इसका क्या मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको मैंने कहा कि यार एक काम करो, आप एक दूरी माप करके आओ। दूरी है ना, एक भौतिक राशि अपन ने ले ली, फॉर एग्जांपल दूरी। मैंने कहा एक काम करो, मार्केट में जाओ और यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप करके आओ। आप गए, आपने दूरी मापी, वो दूरी निकल करके आई 1 किलोमीटर। मैंने आपको कहा कि यार एक बात बताओ, ये जो दूरी है ये मीटर में कितनी होगी। जब मैंने आपको कहा कि दूरी किलोमीटर में कितनी है और मीटर में कितनी है, तो मैंने एक तरह से मात्रक पद्धति को बदलने की बात करी। मैंने कहा कि नहीं आपने दूरी 1 किलोमीटर मापी, वो बात तो ठीक है, बट इस किलोमीटर की जगह मुझे ये बताओ कि मीटर में ये दूरी कितनी होगी। तो आपने कहा कि सर मीटर में ये दूरी 1000 मीटर होगी। अब मेरा आपसे ये पूछना है, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि दूरी का जो मान था, जिसको हम परिमाण कहते हैं, परिमाण को सिंपल भाषा में अगर समझना हो तो उसका मतलब होता है वैल्यू, और साइंस में इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो अगर आपको कभी भी परिमाण शब्द से दिक्कत हो तो आप उस परिमाण शब्द को हटाएं और उसकी जगह वैल्यू लिख दें, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है, दूरी की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करी 1 किलोमीटर, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ये 1 किलोमीटर और ये 1000 मीटर अलग अलग होते हैं क्या? मतलब अगर मैं किसी दूरी को, सुनना, अगर मैं किसी दूरी को, एक बच्चे का मैसेज है सर 11वीं की क्लास नहीं होगी क्या? 11वीं की क्लास ही चल रही है। चलिए, तो ऐसे विवेकशील बच्चे भी हैं हमारे पास, क्या कर सकते हैं। तो अगर एक मात्रक अपन देखें, इस मात्रक में किलोमीटर के अंदर दूरी का मान था 1 किलोमीटर। अगर मैं किसी दूरी को किलोमीटर से मीटर में लिखूं तो मेरा सवाल आपसे यह है कि मान बदल जाएगा या उतना ही रहेगा? तो आप मुझे ये कहोगे कि सर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। अर्थात आप चाहे 1 किलोमीटर बोलें चाहे 1000 मीटर बोलें, एक ही बात है। मतलब ये जो मान है वो इस मान के बराबर है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि किसी भी भौतिक राशि को आप किसी भी मात्रक पद्धति में मापो, उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि आप चाहो तो इस मीटर को सेंटीमीटर में भी बदल सकते हो। तो अगर आप इस तरह से लिखना चाहो बराबर, आप एक काम करो 2 जीरो और लगा दो, तो ये चीज़ आपकी सेंटीमीटर में आ जाएगी। फिर आपको एमएम में लिखने का मन हो तो आप एक काम करो 1 जीरो और लगा दो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 एमएम होता है। तो आप 5 जीरो पहले से 1 जीरो और लगा दो, आप इसको एमएम में भी लिख सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई समस्या भी नहीं है, सिंपल है बहुत। तो वही बात है। अब मैं आपको ये बोलूं कि क्या ये मान ये मान ये मान और ये मान अलग अलग है, तो आप बोलोगे नहीं सर सब सेम है। बस हाँ ये है कि 1 मीटर किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो यहाँ जो मान है 1000 मीटर वो इसके बराबर है, ये मान इसके बराबर है और ये मान इसके बराबर है, सब बराबर ही है सर। तो वही बात लिखी हुई है कि किसी भौतिक राशि का परिमाण जो है वो मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करता। बस होता इतना ही है कि हम लोग एक मात्रक पद्धति से जब दूसरी मात्रक पद्धति में बदलते हैं तो वैल्यू का फर्क आता है। बस वो वैल्यू का फर्क भी दिखता है, असल में होता नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है, तो ये 1 किलोमीटर 1000 मीटर के एग्जैक्टली बराबर है। अब आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पे तो 1 आ रहा है यहाँ पे 1000 आ रहा है। मात्रक पद्धति बदल जाती है, मान नहीं बदलते हैं। समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मैं आपको ये बात बोलूँ कि क्या 1 किलोमीटर और 1000 मीटर में कोई फर्क है, तो आप बोलोगे सर 1 किलोमीटर और 1000 मीटर में कोई भी फर्क नहीं है, बस फर्क है तो मात्रक पद्धति का फर्क है। तो अगर मैं इसको ऐसे बोल पा रहा हूं तो ऐसे लिखूं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, अगर 1000 मीटर है तो थोड़ा दिमाग लगा के लिखते हैं। ये चीज क्या है? ये चीज है आंकिक मान। ये चीज क्या है? आंकिक मान है, ठीक है। गुणा किससे हो रहा है? ये गुणा हो रहा है ये इकाई से। ये भी क्या है? ये भी आंकिक मान है। ये गुणा किससे हो रहा है? ये अपनी इकाई से गुणा हो रहा है, इससे गुणा हो रहा है, ये इसकी इकाई है। बट दोनों से निकल के आएगा क्या? दोनों से निकल के आएगा परिमाण, वो बराबर है। मतलब
आप चाहे किलोमीटर में लिखें चाहे मीटर में लिखें, परिमाण बराबर है। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ अंकिक मान का मान n1 है, मात्रक पद्धति u1 है, वो बराबर है किसके, यहाँ मान n2 है, इधर मात्रक पद्धति u2 है। कॉम्बिनेशन फॉर्मेट में ये बराबर है किसके, आपके परिमाण के। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल करके आता है n1u1 बराबर n2u2, और इस फॉर्मूले का खूबसूरती से प्रयोग अगर आप करो तो एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन आप आराम से कर सकते हो। समझने में थोड़ा समय लग सकता है, बट हाँ ये है कि जब अपन एग्जाम्पल कर लेंगे तो उसके बाद में आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो n1u1 बराबर n2u2 समझ में आ गया आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब होता यह है कि इसी को विस्तृत रूप में बदला हुआ है n1u1 बराबर n2u2। जैसे मान लीजिए एक भौतिक राशि है, वो भौतिक राशि, कोई भी एक भौतिक राशि पकड़ लो आपके मन से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र है वो है m की घात a, l की घात b और t की घात c। यह आपकी भौतिक राशि का विमीय सूत्र है। आप जब किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति में लिख रहे हो, चाहे आप उस भौतिक राशि को दूसरी मात्रक पद्धति में लिख रहे हो, इसके अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप चाहे दूरी को किलोमीटर में लिखो तो भी उसका जो विमीय सूत्र है वो m0l/t0 ही रहेगा, और आप चाहे उसको मीटर में लिख रहे हो, उसका जो सूत्र है वो m0l/t0 ही रहेगा। मतलब m की जो घात है, l की जो घात है और t की जो घात है वो एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में जाने पर नहीं बदलती। बदलता क्या है वो समझिए। बदलता ये है कि m का मापन आप एक पद्धति में अगर किलोग्राम में कर रहे हो तो दूसरी पद्धति में ग्राम में कर रहे होते हो। L का मापन आप किसी मात्रक पद्धति में किलोमीटर में कर रहे हो तो किसी में आप मीटर में कर रहे होते हो। समय का मापन हो सकता है किसी मात्रक पद्धति में आप घंटों में कर रहे हो और किसी में आप सेकंड में कर रहे हो। तो बदलता क्या है, M, L और T में अंदर ही अंदर केवल और केवल पद्धति बदलती है। बाकी जो m की घात है, जो l की घात है और जो t की घात है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो a है, ये जो b है और ये जो c है, ये आपस में नहीं बदलते। बताओ, ठीक है यहां तक। अब अगर आप दिखना चाहो तो n1 है, n1 तो आंकिक मान है। u1 क्या है, u1 है एक मात्रक पद्धति, और u2 क्या है, u2 है दूसरी मात्रक पद्धति। तो क्या चीज बदलेगी समझना बहुत ध्यान से। यहां पे m की घात a, l की घात b और t की घात c में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उधर जाओगे राइट हैंड साइड में तो भी m की घात a, l की घात b और c की घात t में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बस बदलेगा तो क्या बदलेगा, हो सकता है यहां पर m का मान किलोग्राम में हो, इधर ग्राम में हो, l इधर किलोमीटर में हो, उधर मीटर में हो। t t t मैं उल्टा लिख दिया, t की घात c लिखना था, c की घात t लिख दिया। हाँ जी, हो सकता है इधर t घंटों में हो, उधर सेकंड में हो। तो क्या चीज बदल सकती है, m, l और t के मात्रक पद्धति। उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई इसकी मात्रक पद्धति को m1 l1 t1 बोल दो और इसकी मात्रक पद्धति को m2 l2 और t2 बोल दो। इस तरह से आप इसको लिख दो। अब यहाँ से अगर आपको पता है, जैसे आपने लिख के दिया 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, आप नहीं जानते, आपको निकालना है। तो एक क्या हो गया आपका n1 हो गया, किलोमीटर वाला फॉर्मेट क्या हो जाएगा आपका u1 हो जाएगा। ये आपको निकालना है तो ये आपको पता नहीं है, और मीटर आपके लिए क्या हो जाएगा, u2 हो जाएगा। तो यहाँ से n2 का मान कितना निकल करके आ रहा है, n1 u1 अपॉन u2, इस तरह से निकल के आ रहा है। अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा। अभी आप बस सुनते रहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ से आ जाएगा n2 का मान, तो n2 बराबर आएगा n1, ऊपर क्या आ रहा है m1 की घात a, l1 की घात b, t1 की घात c। नीचे क्या आ जाएगा, ये पूरा m2 की घात a, l2 की घात b और t2 की घात c, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखें तो n2 बराबर n1, इधर देखें तो m1 अपॉन m2 पावर में a, इधर देखें तो l1 अपॉन l2 पावर में b, इधर देखें t1 अपॉन t2 पावर में c। ऐसे
तो ये फॉर्मूला जनरली आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा। इस फॉर्मूले की बेहतर समझ आपको तब बनेगी जब मैं एक न्यूमेरिकल आपको अभी करके दिखाऊंगा। हालांकि अभी तक आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। बताओ, ठीक है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ें, ध्यान दीजिए। तो यहाँ तक किसी को अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो, कॉपी करना हो तो कर सकता है, और पॉज करके नोट्स बनाने हो तो बना सकते हो। इसके बाद में हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने से आपको बेहतर समझ पड़ेगी कि टॉपिक में चल क्या रहा है। ठीक है, बढ़े आगे। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि बल के दो प्रकार के मात्रक हैं। सुनना बहुत ध्यान से, आएगा, बहुत मजा आएगा। बल के दो प्रकार के मात्रक हैं। एक बल का है एसआई मात्रक, एक बल का है सीजीएस मात्रक। मतलब एक बार आप बल का मापन कर रहे हो एसआई मात्रक में, और एक बार आप बल का मापन कर रहे हो सीजीएस मात्रक में। जब बल के एसआई मात्रक की बात होती है तो हम कहते हैं कि बल का एसआई मात्रक है न्यूटन, और जब बल के सीजीएस मात्रक की बात होती है तो हम ये कहते हैं कि बल का सीजीएस मात्रक है डाइन। अब ये डायन खाने वाली डायन नहीं है, ये फिजिक्स वाली डाइन है। तो डायन नहीं बोलना है, इसको डाइन बोलना है, DYNE, डाइन। अब मेरा प्रश्न यह है कि भाई मुझे नहीं पता कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं। अब मैंने आपको यही क्वेश्चन दिया कि आप एक काम करो, अपनी मात्रक पद्धति की समझ से या मात्रक पद्धति के अनुप्रयोग के आधार पर ये निकाल करके बताओ मुझे कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। ये मैंने टास्क आपको दे दिया, होमवर्क दे दिया आपको, अब आपको ये करना है। शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि चाहे आप न्यूटन में बल को माप रहे हो, चाहे आप डाइन में बल को माप रहे हो, कौन सी चीज तो नहीं बदल रही, तो आप बोलोगे बल, मतलब बल का विमीय सूत्र नहीं बदल रहा। तो आपको सबसे पहले तो भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखना होता है। तो बल का अगर आप विमीय सूत्र लिखोगे तो वो आएगा MLT-2। ये वो चीज है जो बदल ही नहीं सकती। बढ़िया, अब शुरू करते हैं। यहां पे अगर अपन फॉर्मूला लगाना शुरू करें तो 1 अपनी जगह पर रहेगा, या ढंग से फॉर्मूला लगाते हैं, N1U1 बराबर N2U2। सब कुछ पता है अपन को, बस एक ही चीज नहीं पता, N2। N1 का मान कितना है, 1 है, गुणा U1 क्या है, MLT-2। तो बदल ही नहीं सकता, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी बल ही है, राइट हैंड साइड में भी बल ही है, तो विमीय सूत्र तो बदल नहीं सकता। हाँ, मात्रक पद्धति बदल जाएगी, क्योंकि आपको पता है एक मात्रक पद्धति चलेगी एसआई वाली और एक मात्रक पद्धति चलेगी सीजीएस वाली। तो यहाँ पे एसआई मात्रक पद्धति चलेगी, और राइट हैंड साइड के अंदर जब आप लिखोगे सेम चीज को तो वहां पे सीजीएस मात्रक पद्धति चलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस तरह से लिखना है, M1L1T1 M2L2T2। क्या प्रदर्शित कर रहा है समझिए। M1 ये प्रदर्शित कर रहा है, M1L1T1 जो है ये एसआई मात्रक को प्रदर्शित कर रहे हैं, और M2L2T2 जो है वो सीजीएस मात्रक को प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब M1 अगर एसआई मात्रक में है तो मीटर में होगा, L1 है, सॉरी M1 है तो केजी में होगा, L1 है तो मीटर में होगा, T1 है तो सेकंड में होगा। सीजीएस मात्रक में आपको M2 पता है किस में होता है, ग्राम में होता है, L2 किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है, टाइम तो सेकंड में ही होता है। तो ये इस तरह से है। अब शुरू करते हैं आगे। ये तो 1 को तो हटाओ, M1L1T1-2 डिवाइड बाय, ये इधर चीज आ जाएगी पूरी, M2L2T2-2 बराबर में क्या आ जाएगा आपका, N2 आ जाएगा। इस N2 का मान ही आपको चाहिए और इस N2 के बारे में ही आपको बात करनी है। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं तो समझ में आएगा। N2 बराबर, ये दोनों सेम है, लिख दो, पावर तो सेम ही है ना, तो M1/M2 लिख सकते हो आप। इन दोनों की क्या है, L1/L2, दोनों की पावर 1 1 ही है, तो आप ऐसे L1/L2 लिख सकते हो। इधर T1/T2 की घात -2 है, तो आप T1/T2 की घात -2 लिख सकते हो। अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप ही को करना है। मुझे यहाँ पे किसी तरह की कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है। M1 की जगह क्या आएगा, kg।
तो पहला वाला मात्रक केजी में है। M2 किस में है? ग्राम में। तो M2 की जगह आ जाएगा ग्राम। L1 किस में है? मीटर में। L2 किस में है? सेंटीमीटर में। तो मीटर ऊपर आ जाएगा, सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। T1 किस में है? सेकंड में। T2 भी किस में है? सेकंड में। ठीक है, बढ़िया। यहां तक सब समझ में आया? चलो, अब आगे देखो। अगर इनको आपस में काटना है तो कैसे काटेंगे? किलोग्राम और ग्राम को तो आप आपस में काट ही नहीं सकते, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो ऊपर ऐसे लिख दूं 1000 ग्राम, अपॉन नीचे भी ग्राम रहेगा। मीटर और सेंटीमीटर को भी आप काट नहीं सकते, उसके लिए बदलना पड़ेगा। तो मीटर को सेंटीमीटर बदलोगे तो 100 सेंटीमीटर, नीचे भी क्या रहेगा? सेंटीमीटर। ये तो कट के 1 हो ही गया। अब यहां ध्यान दो, अब क्या हुआ? ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। क्या बचा? यहाँ बचा 1000 और यहाँ बचा 100। 1000 और 100 को गुणा करेंगे तो ये हो गया 10⁻³ गुणा 10⁻²। जब बेस सेम होता है घातें जुड़ जाती हैं, तो ये आ गया 10⁵5। इसका मतलब N2 का मान कितना निकल के आ गया? 10⁵5। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाई। अगर आपने थोड़ा ऑब्जर्व किया होगा ना, तो विमीय विश्लेषण के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके अंदर पैटर्न होता है। अगर हम थोड़ी मेहनत करके उस पैटर्न को पकड़ लें तो उसके बाद हमें वो क्वेश्चन आने लगते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है? सबको एकदम मक्खन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो, जितना आप अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ लिखते चलोगे उतना आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं आपको क्लास के अंदर एक एग्जाम्पल करवा सकता हूँ, 2 एग्जाम्पल करवा सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करवा सकता क्लास के अंदर। बाकी काम आप ही को करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा, वो एग्जांपल आप 2 मिनट का समय दूंगा मैं आपको, वो एग्जांपल आप ट्राई करोगे और फिर आपको अगर नहीं आएगा तो मैं करवाऊंगा वो एग्जांपल, ठीक है? पर मुझे उम्मीद है कि आपको आ जाएगा, ठीक है? अब वो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ध्यान से देखिएगा, यहीं दे देता हूं ताकि आप इस पैटर्न को भी देख लोगे, साथ में वो क्वेश्चन भी कर लोगे। कार्य का, यहां दे रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान से देखना। कार्य का जो ऐसा ही मात्रक है वो जूल है, और कार्य का जो सीजीएस मात्रक है वो अर्ग है, अर्ग। आपको ये बताना है 1 जूल बराबर कितने अर्ग। तो क्वेश्चन का पैटर्न और फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन भी बिल्कुल सेम होगा। अब आप कितने बेहतर तरीके से करते हैं वो आप पर निर्भर करता है, ठीक है? चलिए, 2 मिनट का समय आपको देते हैं और इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ये टाइमर यहाँ साइड में चलता रहेगा, सॉल्व कीजिए इसको।
हटा दो मिनट, हो गया ठीक। हाँ जी, तो सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सही, वेरी गुड, काफ़ी बच्चों का आंसर सही आ गया है। अब एक बार मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन करते कैसे हैं, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब आपको विमीय विश्लेषण के टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब आपको आ गया ना अच्छे से। और अब इसका जो सेकंड सेक्शन है वो अगली क्लास से स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ आप त्रुटियों के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, वो ध्यान से आइएगा क्लास में, रिविजन करके आइएगा। चलिए, तो हमें पता लगाना है कि भाई 1 जूल बराबर कितने अर्ग हैं। तो जब आप 1 जूल बराबर कितने अर्ग हैं इसका पता लगाने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले दिमाग लगाओ कि भाई आपको N1U1 बराबर N2U2 का फॉर्मूला किस प्रकार अप्लाई करना है। उसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये दिमाग लगाओ कि ये कौन से भौतिक राशि को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये प्रदर्शित कर रहा है कार्य को। तो अगर ये कार्य को प्रदर्शित कर रहा है तो कार्य का विमीय सूत्र आपको पुरानी क्लास में पता होना चाहिए, mL²T-2। बस बल के अंदर विस्थापन को जोड़ देते हैं, बल के अंदर लंबाई जोड़ देते हैं, गुणा कर देते हैं, जोड़ते नहीं गुणा कर देते हैं। तो बल के अंदर अगर आप गुणा कर दो लंबाई को तो आपको कार्य का विमीय सूत्र मिल जाएगा, कर दिया। mL/T-2 होता है बल का, और आपने अगर L और ऐड कर दिया, एक और L गुणा कर दिया, तो वो हो जाएगा कार्य का, सिंपल। तो आप N1 लिखेंगे, N1 आपको पता है 1, ये रहा 1, तो 1 इंटू जूल। जूल के केस में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे mL²T-2, ये तो दोनों में सेम रहेगा, इधर भी N2 तो आपको पता नहीं है, इधर भी mL²T-2, दोनों में सेम रहेगा। फर्क आएगा मात्रक पद्धति का। तो अगर मात्रक पद्धति का फर्क आता है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 1 1, यहाँ पे आप लिखेंगे 2 2 2, और आपको पता है M1 L1 और T1 जो है वो ऐसा ही मात्रक पद्धति को प्रदर्शित करते हैं। तो M1 आपका होगा किलोग्राम में, ये आपका होगा मीटर में, ये आपका होगा सेकंड में। इसलिए बहुत आसान होता है अगर इसको सही तरीके से किया जाए। उसके बाद CGS मात्रक की बात करें, CGS मात्रक में आपको पता है M1 में ग्राम होगा, L1 में सेंटीमीटर होगा, और T2 T2 ये 2 होगा ना, क्योंकि अपन ने CGS को 2 से प्रदर्शित किया है, तो T2 आपका होगा सेकंड। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, N2 को छोड़ देते हैं, N2 को मैं इधर लिख रहा हूँ लेफ्ट में, बाकी हर चीज़ को। तो ये चीज़ ऐसी कैसे आ जाएगी, M1 L1 का स्क्वायर T1-2 डिवाइड बाई पूरा नीचे आ जाएगा M2 L2 पर स्क्वायर T2-2। अब इसको आप कंबाइन करके लिखोगे तो M1 M2, फिर आप लिखोगे तो L1/L2 का होल स्क्वायर, इधर लिखोगे तो T1/T2 की पावर -2। ठीक है, यहाँ तक आ गया सबको समझ में? अब वो ये सेंटीमीटर मीटर का खेल चलेगा, तो यहीं कर देते हैं। उसके बाद M1 किस में है, किलोग्राम में, M2 किस में है, ग्राम में, पावर्स कुछ नहीं है, L1 है मीटर में, ये है सेंटीमीटर में, पावर स्क्वायर है, पहला वाला सेकंड में है, दूसरा वाला भी सेकंड में है, पावर -2 है। अब ऐसे तो आप डायरेक्टली काट नहीं सकते इसको, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो किलोग्राम को ग्राम में बदला तो 1000 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम, अब कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर को सेंटीमीटर में बदला, 100 सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर, अब कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे स्क्वायर है, स्क्वायर को भूल मत जाना, गुणा में 1 आ जाएगा क्योंकि वो कट जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 10⁻³ इधर से, गुणा ये 10⁻² है। अब देखो समझो, जैसे 100 की पावर 2 कैसे होगा सॉल्व, 10⁻² है, पावर में 2 है। जब ऐसे होता है ना तो ये नियम चलता है, m की घात अगर n होती है तो वो हो जाता है a⁻mn, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे ये 10⁻² × 2 गुणा हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 10⁻4। ठीक है, ये चीज़ रहेगी इसके अंदर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10⁻4, और इसको जोड़ेंगे। और हाँ, एक और बात, जैसे a की घात, ये सब पता होना चाहिए आपको, a की घात m गुणा a की घात n हो रहा है, तो फिर बेस पावर जुड़ जाएगी। अगर ऐसे है ना, a की घात m के पावर में n है तो गुणा होगी, और अगर इस तरह से है जहाँ बेस सेम है और पावर ऐड होगी अगर गुणा कर रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें जो है ये बेसिक मैथमेटिक्स में आती हैं, आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 10⁻³ और 10⁻4 है, तो ये हो जाएगा 10⁻³ + 4, और यहाँ से आंसर निकल के आएगा 10⁻7। तो आप ये बोल सकते हो कि 1 जूल बराबर आपका आंसर आ गया है। बहुत बहुत बधाई कि 1 जूल बराबर जो है वो है 10⁻7 अर्ग। तो एग्जाम में फोकट के नंबर है,
एग्ज़ाम में फोकट के नंबर हैं। और मेहर कृष्णा मैंने आपको कहा है, आप वापस से इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, है ना। ये वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, आप वापस से एक बार इसको देख लीजिएगा। और जब एक बार आप वापस देखेंगे तो आपको मेरी सारी बात समझ में आ जाएंगी। फिर आप खुद से इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करना। अगर इन दोनों क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको चीज़ें अपने आप आने लगेंगी, इतना मुश्किल नहीं है। बट हाँ, आपको ट्राई खुद से करना पड़ेगा।